हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12 के बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं और साथ में ही हम इस चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू भी देखने वाले हैं। सो आज का हमारा ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप इस सेशन के अंत तक बने रहिए और इसमें शामिल सभी टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स new organisms are formed from the fusion of male and female gametes from two parents. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो असल में क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ टू पेरेंट्स, टू ऑपोजिट जेंडर। ठीक है, दैट इज मेल एंड फीमेल पेरेंट्स के गैमेट के फ्यूजन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ओके, आगे देखते हैं। द फ्लावर इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। विथिन द flowers the reproductive organs or sporophylls are produced। फ्लावर क्या है, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंजियोस्पर्म या हायर प्लांट्स में जो फ्लावर है असल में वही क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही यहाँ पे स्पोरोफिल्स भी कहा जाता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो फ्लावर के में ही बन रहे होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। स्पोरोफिल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक माइक्रोस्पोरोफिल्स जिसको कि स्टेमन भी कहा जाता है और दूसरा मेगा स्पोरोफिल्स दैट इज कार्पल। सो स्पोरोफिल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स दैट इज कार्पल एंड विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं। A carpel is an ovary that contains an ovule, a style and a stigma। जो कार्पल है असल में क्या है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होता है। ओके, सो कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, स्टेमन इज डिस्टिंग्विश्ड एज फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। और जो फिलामेंट है, जो स्टेमन है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको कि दो भागों में हम उसको मेनली बांट सकते हैं, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर। और फिलामेंट और एंथर जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, वो उनके बीच में जो प्रेजेंट होता है दैट इज द कनेक्टिव। ओके, तो इतनी सी बात है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हायर प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो दैट इज द फ्लावर, और फ्लावर के अंदर में दो तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर का, जिसमें कि आप देख सकते हैं
कि ये जो कलरफुल वाला पार्ट्स रहता है उसको पेटल्स कहा जाता है, और ये जो ग्रीनरी पार्ट होता है उसको सेपल्स कहा जाता है। और इसी में मौजूद होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, that is stamen, and female reproductive structure, that is कार्पल, या इसको पिस्टिल भी कहा जा सकता है, कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को मेनली दो भागों में बांट दिया जाता है, एंथर एंड फिलामेंट में, जबकि पिस्टिल को तीन मेन भागों में बांटा जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है एक टिपिकल फ्लावर का, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी मौजूद है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी मौजूद है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 स्टेप्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में, उनको हम 3 मेन इवेंट्स में बांट सकते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज द फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखते हैं। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन, दैट इज स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, हम उनको इस कैटेगरी में पढ़ते हैं, दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन। सो द फॉलोइंग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैन बी स्टडीड। सो जितने भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, जैसे कि pollen grain formation, embryo sac formation, pollination and pollen pistil interaction, ये सभी जो 4 मेन इवेंट्स हैं इनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स का बनना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पोलन ग्रेन का बनना, एम्ब्रॉय सैक फॉर्मेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एम्ब्रॉय सैक का बनना, फिर पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये जो 4 मेन इवेंट्स है ये हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ओके, आगे देखते हैं, दैट इज पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट स्टेमन। जो पोलन ग्रेन बनेगा असल में वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बनेगा। ओके, देखते हैं क्या है। स्टेमन इज एन एंजियोस्पर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इट इज कंपोज्ड ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट। द एंथर इज बाइलॉब्ड with each lobe containing 2 pollen sacs और माइक्रोस्पोरेंजिया। जो स्टेमन है वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है, एंजियोस्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को शो कर रहा है स्टेमन। ठीक है, और जो बना होता है एक एंथर से और एक फिलामेंट। स्टेमन इज कंपोज्ड ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट। एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर में 2 लोब बाइलोब्ड होते हैं। एंथर इज अ बाइलोब्ड विथ ईच लोब कंटेनिंग 2 पोलन सेक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन सेक्स को ही क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, A number of pollen grains are contained in each pollen sac. बहुत सारे pollen grains एक pollen sac के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है ये है स्टेमन का स्ट्रक्चर, और ये जो अभी मैं कलर कर रहा हूँ ये है एंथर। और एंथर बाइलोब्ड होता है। एंथर बाइलोब्ड होता है।
हर लोब में 2 सैक मौजूद होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। So this is anther and this is filament part. This is filament part and whole structure is called stamen. ये है पोलन सैक। हर लोब में 2 पोलन सैक मौजूद होता है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। तो हमें यही स्ट्रक्चर को जानना है और इसके अंदर कैसे ये पोलन ग्रेन्स बनेंगे उसके बारे में आगे समझना है, ठीक है। सो दिस आर पोलन सैक्स माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें कि पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ये सभी क्या दिखा रहे हैं? पोलन ग्रेन्स। और ये बाइलोब्ड, एंथर का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ओके, इज द लाइन ऑफ डिहाइनिसेंस, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाइथिकस एंथर। डाइथिकस एंथर इज ए important term, important structure also. Oh, sorry. Diathecus anthers 4 pollen sacs are located in the 4 corners. Diathecus anthers में जो 4 pollen sacs मौजूद होते हैं वो 4 कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, ओके, एक डायथिकस एंथर में, ठीक है। नेक्स्ट, an anther with 2 lobes connected by non-sporangious tissue called the connective is known as diathecus anther. diathecus anther होता क्या है उसकी यहाँ पे डेफिनेशन है। an anther with 2 lobes, एक एंथर जिसमें कि 2 लोब हो और वह एक नॉन स्पोरेंजियस टिश्यू से कनेक्ट हुए होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को डायथिकस एंथर कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड इट, ठीक है। आगे देखते हैं। द एंथर वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर ऑफ सेल्स। और जो एंथर का जो वॉल है वो 4 लेयर्स ऑफ सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। To release pollen grains, anther dehiscence through slits. तो जो अगर पोलन ग्रेन्स को रिलीज होना है तो जो एंथर को क्या होना होगा? झड़ना होगा, मैच्योर होना होगा, तब जाके वो क्या होगा? स्लिट्स के थ्रू पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। इट इज एंथर डेवलपमेंट। एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे चर्चा करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एन एंथर बिगिंस विथ a mass of homogeneous meristematic cells surrounded by an epidermis. So जो एंथर का डेवलपमेंट है, that development begins with the mass of homogeneous meristematic cells surrounded by an epidermis. शुरुआत कैसे होती है? जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है और उसके चारों जो एपिडर्मिस होती है वहां से जब वो ग्रोथ शुरू होती है वहीं से असल में एंथर का डेवलपमेंट शुरू होता है। जो होमोजेनियस मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डेवलप करना शुरू करते हैं, तो वहां से उसकी एंथर की डेवलपमेंट शुरू होती है, ओके। आगे 4 lobes are formed as are 4 layers of archegonial cells. So 4 लोब बनते हैं। 4 lobes are formed as 4 layers of archisporial cell. 4 लोब बने as a result of 4 layers of archisporial cells से, ठीक है। अब archisporial cells क्या है देखते हैं। A primitive cell or group of primitive cells that divide to form 2 type of cells.
that is a primary parietal cell and a primary sporangious cell. तो आर्चिस्पोरियल सेल वो प्रिमिटिव सेल है या ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव सेल्स है जो कि डिवाइड होकर दो तरह का सेल बनाएगा। एक तो प्राइमरी पेरिएटल सेल बना सकता है या बनाएगा, या दूसरा प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल बनाएगा। तो उस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल, जो कि प्राइमरी पेरिएटल सेल बनाएगा और प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल बनाएगा। तो जो सेल ये दोनों तरह के सेल बना रहा है उस सेल को हम क्या बोलेंगे, उस आर्चिस्पोरियल सेल। ओके, द पेरिएटल सेल्स डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म द एंथर वॉल। जो पेरिएटल सेल है उससे क्या बन रहा है, एंथर वॉल बन रहा है। वेयर एज द sporangious cell divides less frequently to form microspores or the pollen mother cells. pollen mother cell। तो जो आर्चिस्पोरियल सेल है वो डिवाइड होके दो तरह का सेल बनाया, डेट इज प्राइमरी पेरिएटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल। जो प्राइमरी पेरिएटल सेल है वो कई बार डिवाइड होता है और बनाता है एंथर वॉल, जबकि जो स्पोरेंजियस सेल है वो बनाएगा माइक्रोस्पोर्स और पोलन मदर सेल। ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्पोरेंजियस सेल है वो क्या बना रहा है, पोलन मदर सेल्स, पीएमसी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएगा। तो सबसे पहले स्पोरेंजियस सेल से पीएमसी बन रहा है, ये हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है माइक्रो पोलन सेक का, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये लेयर्स है। एपिडर्मिस का लेयर है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस का, फिर मिडिल लेयर है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि स्पोरेंजियस सेल, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल से ये बना है। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत होती है एंथर डेवलपमेंट की शुरुआत मेरिस्टेमेटिक सेल के डेवलपमेंट से स्टार्ट होती है। और अभी तक की कहानी में हम लोगों ने देखा कि पीएमसी स्पोरेंजियस सेल से पोलन मदर सेल बना है। ठीक है, तो ये है कनेक्टिव। इन सभी जो यहाँ पे टर्म है उन सभी की डिटेल्स हम आगे देखेंगे। तो बाहरी लेयर क्या है, एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोडर्मिस, फिर स्पोरेंजियस टिश्यू से ही क्या बना है, वो पीएमसी बना है आफ्टर सेवरल टाइम डिवाइड हुआ है तब। ठीक है, टैप्टम के बारे में हम आगे देखते हैं। ये टैप्टम का स्ट्रक्चर देख लीजिए कहाँ पे है, इसके बारे में डिटेल से आगे है आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टैप्टम is the innermost layer of the cell wall that comes into contact with the PMC. So टैप्टम जो है, ये जो टैप्टम है ये क्या है, इनरमोस्ट सेल है जो कि पीएमसी से बहुत ही नजदीक में होता है। ओके, comes in contact with the PMC. In pollen formation, the taptum plays a crucial role. So टैप्टम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है पीएमसी पोलन ग्रेन के बनने में। ओके, डेट इज पीएमसी बना, फिर पीएमसी के बाद ही पोलन ग्रेन बनेगा। बट टैप्टम यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि पोलन मदर सेल के सबसे नजदीक में जो सेल है वो सेल है टैप्टम। ठीक है, दिस इज अ टिश्यू फाउंड विद इन द एंथर दैट फीड्स द ग्रोइंग स्पोर्स। ठीक है, जो स्पोर ग्रो हो रहे हैं, दैट इज जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं, उनको ये क्या प्रोवाइड करता है, ये उनको फीड करता है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा टैप्टम जो टिश्यू है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द इंडोथिशियम इज द लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस। और हमें पता है
एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम लेयर मौजूद होता है, एंडोथीशियम के बाद मिडिल लेयर मौजूद है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एपिडर्मिस के बाद एंडोडर्मिस है, उसी को एंडोथीशियस कहा रहा है, मिडिल लेयर है, ठीक है। तो उसके बाद फिर माइक्रो स्पोर मदर सेल्स है, उससे पहले टेप्टम मौजूद है। सो दिस आर द लेयर प्रेजेंट इन द, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया में ये सारे लेयर्स मौजूद हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस इज द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। सो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस क्या है? इज द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, is the formation and differentiation of microspores। तो माइक्रोस्पोर्स के बनने का और उनके डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है, that process is called माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। और वो बनेगा कहाँ से? वो पोलन मदर सेल से बनेगा। जो पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन का जो बनने का प्रोसेस है, that process is called माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। PMCs go through meiosis। जो पोलन मदर सेल्स हैं वो मियोसिस के थ्रू ही गैमेट बनेगा। जो पोलन ग्रेन है असल में क्या है? वो गैमेट है, तो गैमेट बनने के लिए तो मियोसिस तो होना ही है। टेट्राहेड्रल्स टेट्राड्स आर फॉर्म बाय ईच। और एक पोलन मदर सेल से एक टेट्राहेड्रल टेट्राड्स बन रहा होता है। एक पोलन मदर सेल से एक पोलन ग्रेन टेट्राड्स बन रहा होता है। ओके, साइटोकाइनेसिस कैन बी आइदर सीक्वेंशियल और साइमल्टेनियस। तो मियोसिस जब हो रहा होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है, उसके बाद की जो प्रोसेस जो कि है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हो सकता है कि मियोसिस के साथ हो या फिर मियोसिस के बाद हो। साथ साथ में साइटोकाइनेसिस हो मियोसिस के साथ, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब चल रहा होगा उस समय साथ में हो, या फिर हो सकता है कि वो उसके बाद में हो, ठीक है। टेट्राड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। टेट्राहेड्रल, जो टेट्राड्स का जो स्ट्रक्चर है वो 5 मेन स्ट्रक्चर्स में क्लासिफाई किया गया है, ग्रुप किया गया है। जैसे कि टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डिकसेट, टी शेप्ड एंड लीनियर। ये पांचों जो है वो स्ट्रक्चर है, टेट्राड जो स्ट्रक्चर बनता है उसका ये स्ट्रक्चर है कि जो टेट्राड्स बन रहा है वह इन 5 तरीकों में बन सकता है। द मोस्ट कॉमन शेप इज टेट्राहेड्रल, और जो मोस्ट कॉमन है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो पीएमसी है, पीएमसी के बाद जो पोलन ग्रेन बनेगा वो टेट्राड के फॉर्म में बनेगा, और टेट्राहेड्रल क्या है? उसमें सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है या कॉमन शेप है। ओके, आगे देखते हैं। मैं इसकी बात कर रहा था कि जो पीएमसी है वो क्या बना। पीएमसी जब मियोसिस के थ्रू गुजरेगा तो क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन कैसा होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मौजूद होगा, ठीक है। आगे देख, अभी तक पीएमसी मियोसिस के थ्रू बनाया है पोलन ग्रेन टेट्राड्स, और पोलन ग्रेन टेट्राड्स ही बाद में ये क्या बनाएगा? पोलन मेल गैमेट बनाएगा। तो उसकी कहानी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे The cell wall is formed after meiosis 1 and meiosis 2 each successive type। और जो सेल वाल है वो सेल वाल मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद बनेंगे, ठीक है। रिजल्टिंग इन एन आइसोबाइलेटरल पोलन टेट्राड्स, जो कि हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखा कि जो पोलन टेट्राड बन रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो कॉमन होगा उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। मोनोकोट्स हैव इट एज अ डिस्टिंक्टिव ट्रेट। अब मोनोकोट के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है आइसोबाइलेटरल पोलन टेट्राड का, ये बहुत ही यूनिक है, ठीक है। इन द साइमल्टेनियस टाइप each nuclear division in a microspore mother cell is followed by the formation of a cell wall।
और क्या होता है, न्यूक्लियर माइक्रोस्पोर जब मदर सेल डिवाइड हो रहा होता है, ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल वॉल। ठीक है, ये हो सकता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यानी कि मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है, उसके साथ साथ ही क्या हो रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे देखते हैं, द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स। और जो टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट है वो माइक्रोस्पोर से थोड़ा सा सेपरेटेड है। आफ्टर दैट दे आर सराउंडेड बाय अ 2 लेयर वॉल। और उसके बाद वो दो लेयर वॉल से सराउंडेड हो जाते हैं। ठीक है, उनको दो तरह उनको दो वॉल क्या कर लेता है, चारों ओर से कवर अप कर लेता है। सो 2 लेयर है, तो आउटर वॉल इज नोन एज एक्साइन। जो आउटर वॉल है उसको एक्साइन के नाम से जाना जाता है, जबकि जो इनर वॉल है उसको इंटाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर है वॉल के, जो कि माइक्रोस्पोर के चारों ओर मौजूद होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट्स फर्स्ट सेल। और जो पोलन ग्रेन्स है असल में वो क्या है, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट फर्स्ट सेल। ठीक है, the tapetum is depleted and the anther becomes a dry structure. The pollen is liberated by the anther dehiscence. और उसके बाद टेप्टम क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की जो भी न्यूट्रिशन है वो पोलन मदर सेल ने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद एंथर एक ड्राई स्ट्रक्चर हो जाएगा, और उसके बाद एंथर डिहाइसेंस के थ्रू पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, A tetrads 4 nuclei remains functional to form 4 microspores. और उसके बाद जो उसके अंदर जो टेट्राड स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि 4 न्यूक्लियाई हैं, हर न्यूक्लियाई एक माइक्रोस्पोर बनाने के लिए सक्षम है। ठीक है, ईच न्यूक्लियाई इज कैपेबल टू मेक अ माइक्रोस्पोर। ठीक है, इन सम केसेस ऑल 4 pollen remains attached forming compound pollen grains as in जुनकस जेट्रोपा। ठीक है, जुनकस जेट्रोपा में क्या होता है, जो चारों न्यूक्लियाई है वो एक साथ मौजूद होते हैं और एक कंपाउंड पोलन ग्रेन्स को बनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट एज पोलिनियम इन द एसिलिफेडेशिया एंड ऑर्किडेशियस फैमिली। और इन दो फैमिली में, एस्क्लिडिपेडिशिया एंड ऑर्किडेशिया फैमिली में जो माइक्रोस्पोर्स है वो पोलिनियम के फॉर्म में मौजूद होते हैं। पोलिनियम क्या है, अ मास ऑफ पोलन ग्रेन्स फाउंड ऑन ईच एंथर लोब। द इंटायर मास ऑफ पोलन ग्रेन्स इज ट्रांसफर्ड एज ए यूनिट व्हेन द पोलिनियम इज अटैच्ड टू pollinating agents such as insects. Or the group of pollen, that is a mass of pollen grains is called pollinium. Simple words में हम इसको बोलते हैं pollinium. The entire mass of pollen grain is transferred as a unit when the pollinium is attached to the pollinating agent such as insect. अगर इंसेक्ट में वो टच हो जाता है वो पार्ट एंथर का, तो सारा जो पोलन ग्रेन्स है एक पोलिनियम के यूनिट में सारा उसके ऊपर जाके वो अटैच हो जाता है, इंसेक्ट के ऊपर वो अटैच हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कम इन ऑल फॉर्म्स एंड साइज। कई तरह के शेप और साइज में पोलन ग्रेन्स हमें दिखाई देते हैं। इट इज जनरली अराउंड एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 25 to 30 माइक्रोमीटर्स। और जनरली ये कैसे होते हैं, ये राउंड शेप में होते हैं और 25 से 30 माइक्रोमीटर की इनकी डायमीटर होती है।
द पोलन ग्रेन्स हैज अ हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बॉडी विथ अ सिंगल न्यूक्लियाई। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि ये गैमेट है तो ये हैप्लॉइड ही होंगे, यूनिसेलुलर बॉडी होगा और सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा। इट हैज 2 लेयर्ड एक्सटीरियर वॉल, ठीक है। द वॉल और स्पोरिडियम इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, एक्साइन और इंटाइन, जिसकी बात हम लोगों ने पहले किया है। ओके, द आउटर लेयर इज क्वाइट थिक, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्साइन, it is known as the exine. It is composed of sporopollenin. The inner wall is thin and is referred to as the intine. और जो इनर वॉल होता है वो उसको कहा जाता है इंटाइन। इट इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टोसेलुलोज। जो आउटर लेयर है उसको एक्साइन कहा जाता है और वो बना होता है स्पोरोलेनिन से, जबकि जो इनर वॉल होता है उसको कहा जाता है इंटाइन और बना होता है वो पैक्टोसेलुलोज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मीन्स की पोलन ग्रेन का बनना, कंप्लीट बनना। पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल जो गैमेट है उसकी बात हो रही है अब यहाँ पे। इनसाइड द पोलन ग्रेन द न्यूक्लियस ग्रोस इन साइज। अब पोलन ग्रेन बन चुका है, उसके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो क्या होता है, ग्रो होता है। ठीक है, इट डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू अनइक्वल डॉटर सेल, अ लार्जर वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल एंड a small generative cell और एक लार्जर वेजिटेटिव सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियाई है वो माइटोटिकली डिवाइड होके 2 अनइक्वल डॉटर सेल बनाएगा। एक को कहा जाएगा लार्ज वेजिटेटिव सेल, जिसको कि ट्यूब सेल भी कहा जाता है, और दूसरा है स्मॉलर जनरेटिव सेल। ठीक है, pollination can take place when the pollen grains is 2 cell tube plus generative or 3 cell tube plus 2 male gametes। तो pollination तभी होगा जब pollen grain 2 सेल स्ट्रक्चर में मौजूद होगा या फिर 3 सेल स्ट्रक्चर में मौजूद होगा। 2 सेल की बात अगर कहें तो ट्यूब प्लस जनरेटिव सेल, और 3 सेल की अगर हम बात करें तो ट्यूब प्लस 2 मेल गैमेट। अगर इस तरह का डेवलपमेंट जब होगा तभी क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ओके, इससे पहले पॉलिनेशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मैं इसकी बात कर रहा था कि हर जो न्यूक्लियाई है, इसमें मौजूद जो हर न्यूक्लियाई है वो क्या होगा, एक पोलन ग्रेन में बनेगा, और इसके बाद ये माइटोटिकली डिवाइड होगा। ये जो न्यूक्लियस है ये माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगा और 2 तरह का सेल बनाएगा, एक लार्जर जिसको कि वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं और एक स्मॉलर डेट इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। तो यहाँ तक अगर ये टू सेल स्ट्रक्चर है और या 3 सेल स्ट्रक्चर जब हो जाएगा कंप्लीट, तब जाके पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। In plants, however, such as cereals, male gametes form while the pollen is still within the anther। कुछ प्लांट जैसे कि cereals में male gametes form while the pollen is still within the anther, और ये कुछ प्लांट जैसे कि cereal में मेल गैमेट तभी बन जाते हैं जब पॉलन जो है वो एंथर में मौजूद होता है, तभी बन जाता है। बट कि अधिकतर हम लोग क्या देखते हैं, जब पॉलन मैच्योर हो जाता है तब जाके ये गैमेट्स बनते हैं। व्हेन पॉलन इज सेड एट 2 सेल स्टेज, द जनरेटिव सेल डिवाइड आफ्टर द पॉलन हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, जो तो पॉलन है
वो 2 सेल स्टेज में क्या होते हैं, सेड होते हैं, और उसके बाद जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होता है, ठीक है, और जब वो स्टिग्मा पे लैंड होता है, ठीक है। द जनरेटिव सेल डिवाइड आफ्टर द पोलन हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा। जब स्टिग्मा में लैंड हो जाता है वो पोलन, तब जाके क्या होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड होता है। ओके, द जनरेटिव सेल साइटोप्लाज्म कंटेन्स लिटिल कंजर्व फूड मटेरियल while the vegetative cell cytoplasm include fat, carbohydrate and protein granules। तो जो वेजिटेटिव सेल्स में है उसमें वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ग्रेनुअल्स मौजूद होते हैं, जबकि जनरेटिव सेल में ये सभी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कहाँ मौजूद है, वेजिटेटिव सेल में। जबकि जनरेटिव सेल में क्या मौजूद है, बहुत ही कम मात्रा में उसमें फूड मटेरियल मौजूद है। ओके, आगे पॉलन प्रोडक्ट्स, एक इंपॉर्टेंट टर्म है पॉलन प्रोडक्ट्स। पॉलन सप्लीमेंट्स, pollen grain is high in carbohydrates and unsaturated fat. They are taken in the form of tablets and syrup and are used to improve the vital body function। जो पॉलन होता है उसके अंदर हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और अनसैचुरेटेड फैट मौजूद होता है, जो कि टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में लिया जाता है, ताकि बॉडी के जो वाइटल फंक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। पॉलन कंजप्शन बूस्ट परफॉर्मेंस एंड यूज बाय एथलीट्स एज वेल एज रेस हॉर्सेस। सो पॉलन ग्रेन्स के कंजप्शन से जो परफॉर्मेंस होता है एथलीट्स का या रेस हॉर्सेस का, उसमें इम्प्रूव होता है, तो वो इनका कंज्यूम करते हैं। ओके, पॉलन क्रीम्स, पॉलन ग्रेन्स प्रोवाइड यूवी प्रोटेक्शन। पॉलन ग्रेन्स प्रोवाइड यूवी प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्शन से हमें मतलब कि पॉलन ग्रेन बचाता है। एज अ रिजल्ट दे आर यूज्ड इन क्रीम्स एंड इमल्शन टू प्रोवाइड स्किन स्मूथनेस एंड प्रोटेक्शन। तो इस स्किन के स्मूथनेस और प्रोटेक्शन में यूवी क्रीम्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ये यूवी प्रोटेक्शन से बचाता है। ओके, आप देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि पिस्टल, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावर इज द पिस्टिल और गाइनोशियम। फीमेल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर का, उसको पिस्टिल या गाइनोशियम कहा जाता है। A carpel or pistil is made up of 3 parts, the stigma, style and ovary। और जो पिस्टिल है या फिर कार्पल है वो उसमें 3 हिस्से मेन होते हैं, 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल मौजूद होता है। स्टिग्मा, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिसीव पोलन ग्रेन्स। पिस्टिल या कार्पेल का वो हिस्सा जहां पे पोलन ग्रेन आके लैंड होता है। ओके, द स्टॉक दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी इज नोन एज स्टाइल, नोन एज द स्टाइल। वो स्टाइल क्या है, वह स्टॉक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। ओवरी, अ स्वॉलन रीजन एट द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी ही है, मतलब कि बेस में बेस के पास जो स्वॉलन रीजन मौजूद होता है उसको ओवरी कहा जाता है। 1 to several ovules is found in the ovary। और 1 से अधिक ओव्यूल्स ओवरी में मौजूद होते हैं, ठीक है। The ovule is a megasporangium surrounded by integuments। The ovule matures into a seed after fertilization। It is oval and whitish in color। So ovule क्या है, ovule is the megasporangium, ठीक है। और जिस तरीके से पोलन ग्रेन वहां पे है, यहाँ पे क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। और ये इंटीग्यूमेंट से सराउंडेड होता है।
द ओव्यूल मैच्योर्स इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ओव्यूल ही है जो कि सीड में कन्वर्ट हो जाता है, सीड बनता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तब। ठीक है, सो ओव्यूल इज ओवल शेप एंड व्हाइटिश इन कलर। ओके, फ्यूनिकल्स, द स्टॉक डेट ज्वाइन द ओव्यूल एंड द प्लेसेंटा टुगेदर, इसको क्या बोला जाता है? फ्यूनिकल। ठीक है, ये फ्यूनिकल है। उससे पहले दिखा दूं मैं आपको, ये ओवरी का एक कार्पेल या पिस्टिल का एक डायग्राम है। ये है स्टिग्मा पार्ट, ये है उसका स्टिग्मा पार्ट, जबकि ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो है स्टाइल, और ये जो सोलन पार्ट है एट द बेस दैट इज ओवरी। ठीक है, ओवरी के नीचे जिसे जुड़ा हुआ होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं इस फ्यूनिकल की। इस फ्यूनिकल की, फ्यूनिकल क्या है? द स्टॉक दैट ज्वाइन द ओव्यूल एंड द प्लेसेंटा टुगेदर, जो स्टॉक ओव्यूल को और प्लेसेंटा को जोड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूनिकल। आगे, हिलियम, द पॉइंट एट विच द फ्यूनिकल अटैचेस टू द ओव्यूल दैट इज हिलियम। हिलियम वो हिस्सा है जिससे कि ओव्यूल अटैच हो रहा है। फ्यूनिकल क्या हो रहा है? जो ओव्यूल से अटैच हो रहा है उस हिस्से को क्या बोल रहे हैं हम? हिलियम कह रहे हैं। द फ्यूजन ऑफ द फ्यूनिकल्स विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रैब्ज और रिज। तो जो फ्यूनिकल है और ओव्यूल के ओव्यूल जब का फॉर्म होता है तो वहां पे एक रिज बनता है। ठीक है, द न्यूसेलस इज अ paracametous tissue that is equivalent to the megasporanginium। ठीक है, the nucellus can be thin or thick। Chalza refers to the origin of integuments। ठीक है, ये देखिए चाल्जा है। ठीक है, तो इसकी बात हो रही थी यहाँ पे। ये हीलियम मैंने बता दिया है, ये फ्यूनिकल है। ठीक है, अब ये इंटीग्यूमेंट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट्स और इनर इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, ये न्यूसिलस, ये एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, माइक्रोपाइल, ये सब माइक्रोपाइल के बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि चाल्जा, न्यूसेलस, हिलियम और फ्यूनिकल स्ट्रक्चर कहाँ पे मौजूद होता है। ये ओवरी के अंदर मौजूद होता है। ओव्यूल और ओव्यूल से कनेक्टेड जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे हमने देखा। फ्यूनिकल क्या है? वो स्टॉक है जो कि ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ रहा है। हीलियम क्या है? वो पॉइंट है जहाँ पे फ्यूनिकल क्या हो रहा है? ओव्यूल से अटैच हो रहा है, और जहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल अटैच हो रहा है वहाँ पे एक रिज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। और न्यूसेलस क्या है? पेरिकाइमेटस टिश्यू है ना, तो वो थिक और थिन दोनों हो सकता है। और चाल्जा रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स वो चाल्जा वो पॉइंट है जहाँ से इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। At the opposite end of the integuments from the chalgal end there is a pore, micropyle is the term for it। तो चाल्जल एंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, चाल्जल एज के ऑपोजिट डायरेक्शन में को क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल। इसके जस्ट ऑपोजिट, तो माइक्रोपाइल और यहाँ पे क्या है? चाल्जल पोर। और उसको ये पोर है, वो क्या है? असल माइक्रोपाइल जो है वो क्या है? पोर है। ठीक है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक में बी नरिश्ड बाय द इनर रीजन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स, इट इज नोन एज द एंडोथीलियम। ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक है उसके चारों ओर जो इंटीग्यूमेंट्स है उसको क्या करते हैं? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्यूटिकल कवर्स द आउटर रीजन ऑफ द ईच इंटीग्यूमेंट एंड द न्यूसेलस। क्यूटिकल्स है वो क्या करते हैं?
इन आउटर रीजन को कवर कर, न्यूसेलस को और आउटर रीजन ऑफ इंटीग्यूमेंट्स को कवर कर रहे होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। The integumentary cells of the castor bean, the ricinus, proliferate at the micropylar region. This result in a structure known as caranucle. ठीक है। इंटीग्यूमेंट सेल जो है वो क्या करते हैं, माइक्रोपाइलर से रीजन पे वो प्रोलिफरेट होते हैं और इट सर्व्स टू पर्पसेस। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रमोट सीड जर्मिनेशन। पहली बात तो क्या करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सुगरी सब्सटेंसेस, ants डिस्पर्स द सीड। तो ये सुगरी सब्सटेंसेस से बने होते हैं और कहीं ना कहीं आंट उसको क्या करते हैं, एंट्स क्या करते हैं, उसको डिस्पर्स कर सकते हैं सीड्स को। ठीक है, एंट्स के द्वारा वो डिस्पर्स होते हैं, क्योंकि उसको क्या करते हैं, एंट्स मीठे की ओर आकर्षित होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और उसके थ्रू क्या हो सकता है, सीड एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो सकता है। ओके, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझा कि माइक्रोपाइलर एंड कहाँ है, टालजल पोल कहाँ पे है, न्यूसेलस कहाँ है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स कहाँ है, इनर इंटीग्यूमेंट्स कहाँ पे है, इलियम किस कहाँ पे मौजूद है, किसको कहा जाता है, ट्यूनिकल किसको कहा जाता है, और माइक्रोपाइलर पोल क्या होता है, इम्ब्रोसेक कहाँ पे मौजूद होता है और न्यूसेलस कहाँ पे। इन सभी टर्म्स को हम लोगों ने अभी तक समझ लिया है। ओवरी का ये स्ट्रक्चर, सॉरी पिस्टिल का ये पार्ट, स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ठीक है, और ये थैलेमस। तो ये सभी टर्म को हम लोगों ने समझा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मेगा स्पोरोंजिनेसिस, मेगा स्पोरोंजिनेसिस। Mega sporongenesis refers to the process of producing megaspores from megaspore mother cell। ठीक है, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है मेगा स्पोरोंजेनेसिस। ओके, ओव्यूल्स कॉमनली फॉर्म अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द न्यूसेलर माइक्रोपाइलर रीजन। It's a big cell with a lot of cytoplasm and a big nucleus। ठीक है, ovule commonly form a single megaspore mother cell। जो ओव्यूल होता है वो क्या बनाता है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा ओव्यूल। ठीक है, जो कि कहाँ होगा, माइक्रोपाइलर रीजन में होगा, जिसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा और एक बिग न्यूक्लियस मौजूद होगा। आगे बढ़ते हैं। द MMC goes through meiosis to produce 4 megaspores। सो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल के जैसा ही 4 मेगास्पोर बनाएगा। ठीक है, so MMC goes through meiosis and produce 4 megaspores। ओके, आगे। In most flowering plants only one of the megaspores is active, the other 3 have developed। तो उसमें सबसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक जो मेगास्पोर होता है बहुत ही एक्टिव होता है, जबकि 3 थोड़ा उनसे कम एक्टिव रहता है। ठीक है, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर कैन मैच्योर इनटू अ फीमेल गेमेटोफाइट। और चारों में से एक ही जो मेगास्पोर होगा वो क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इम्ब्रोसेक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टर्म है।
that refers to the formation of an embryo sac from a single megaspore. सिंगल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सेक का बनना को क्या कहा जाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये सारा डेवलपमेंट अभी जो इस यहाँ पे डायग्राम मैंने रखा है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है? माइक्रोपाइलर एंड, और ये है चार्जल एंड। ठीक है, यहाँ पे चार्जल एंड, ये है न्यूसेलस, ये है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड, मेगास्पोर मदर सेल, ये डिवाइड हुआ, 2 सेल बना, ये डिवाइड हुआ 4 मदर सेल, यानी कि मेगास्पोर टेट्राइड बना। मेगास्पोर एमएमसी डिवाइड हुआ तो 4 सेल बना, उसमें से एक ही क्या होगा? मैच्योर होगा, और बाकी 3 क्या होगा? डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। Mitosis occurs in the nucleus of the functional megaspore, resulting in the formation of 2 nuclei. तो जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा और 2 न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, एक न्यूक्लियस जब माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेगा। ओके, दे शिफ्ट टू अपोजिंग पोल्स, एज अ रिजल्ट अ 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक इज फॉर्म। तो जो सबसे पहला जो माइटोसिस होगा उससे क्या होगा? 2 न्यूक्लियर बनेगा और दोनों न्यूक्लियस अपोजिंग पोल में शिफ्ट होंगे, और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, डेट स्ट्रक्चर इज नोन एज 2 न्यूक्लिएट। डेट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। ओके, there are 2 more sequential mitotic nuclear division. This results in the formation of 4 nucleate and then 8 nucleate embryo sac stage. तो इसके बाद 2 और माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिससे कि 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर स्टेज आएगा, और उसके बाद 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक स्टेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जब डिवाइड हुआ तो एक न्यूक्लियस जब डिवाइड हुआ तो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक का स्टेज आया, फिर उसके बाद दूसरा माइटोटिक डिवीजन में 4 न्यूक्लिएट स्टेज आया, उसके बाद फिर से जब न्यूक्लियस एक और माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक स्टेज आया। ओके, ठीक है, सो after 2 sequential meiotic nuclear division, there is 4 nucleate stages, embryo sac stage, and 8 nucleate embryo sac stage आया। ठीक है, cell wall development does not occur immediately after nuclear division. न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद ही सेल डेवलपमेंट नहीं होता है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल आर फॉर्म्ड आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज होगा तब जाके वहां पे सेल वॉल फॉर्म होगा। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सेक। सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपने देखा किस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल से एक फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सेक बना। 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन से एक फीमेल गेमेटोफाइट, मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक बना। ओके, 6 of the 8 nuclei are encapsulated in cell wall and organized into cell. The remaining 2 nuclei are known as the polar nuclei.
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बना, तो 3 न्यूक्लियस के द्वारा के यहाँ पे सेल बन गए, 3 इधर सेल बन गए, 3 + 3 6 एंड एक बड़ा सेल वॉल जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हुए। तो कुल मिला के 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इन एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इधर वो को सिनर्जिड कहा गया है। ये क्या है, 2 सिनर्जिड है और एक को एक सेल कहा गया। बीच वाले को सेंट्रल सेल और उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियर मौजूद है और इसको एंटीपोडल्स। ठीक है, चार्जल एंड साइड क्या है, एंटीपोडल्स है। चार्जल एंड साइड जो है वो एंटीपोडल्स है। बीच में है पोलर न्यूक्लियर जो कि सेंट्रल सेल में मौजूद है और माइक्रोपाइलर एंड में 2 सिनर्जिड मौजूद है और एक सेल मौजूद है। ठीक है, और 2 सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर एंड में ही फिलीफॉर्म apparatus एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो ये एक क्या है, एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन द लार्ज सेंट्रल सेल। जो पोलर न्यूक्लियाई है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो सेंट्रल सेल में, जस्ट बीनीथ द एग apparatus। एग apparatus के नीचे में वो मौजूद है। 3 cells are found together at the micropylar end, they make up the egg apparatus। और उसको क्या बोल रहे हैं, egg apparatus। The egg apparatus comprises 2 synergids and 1 egg cell। तो जो egg apparatus है, इंपॉर्टेंट टर्म है, egg apparatus जो कि मौजूद है माइक्रोपाइलर एंड में, और एक apparatus खुद बना हुआ है 2 सिनर्जिड सेल से और एक सेल से। ठीक है, फिलीफॉर्म apparatus आर स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप फाउंड इन द सिनर्जिड। सिनर्जिड के अंदर ये एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, दे आर क्रूशियल इन डायरेक्टिंग पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। और इनका मेन जो काम है वो पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देना खाना। ओके, 3 cells are placed at the chargal end, they are known as antipodals। सो जो 3 सेल हैं, 3 cells वो कहाँ मौजूद है, चार्जल एंड में, और उन तीनों सेल्स को बोला जाता है एंटीपोडल। ठीक है, एट मैच्योरिटी अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक have 7 cells and 8 nuclei। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन कि at maturity एक एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो से मैच्योरिटी पे 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज में होता है। उसमें मौजूद होता है कि एम्ब्रियो सेक में 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ओके, ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, ये चार्जल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो चार्जल एंड में 3 सेल है, कितने सेल हैं, 3 सेल, जिसको कि एंटीपोडल कहा जा रहा है। जबकि माइक्रोपाइलर एंड में एक apparatus जिसमें कि 2 सिनर्जिड सेल हैं और एक सेल मौजूद है, जबकि 2 न्यूक्लियाई सेंटर सेल में मौजूद है। ठीक है, और इसी सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट होता है जो कि पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि उसको इस सेल में जाना है। ओके, तो यहाँ तक स्टोरी हमारा क्लियर है। ठीक है, कि किस तरीके से एक पोलन, किस तरीके से हमारा
एम्ब्रियो से बना। ठीक है, आगे देखते हैं पॉलिनेशन। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो पहला पोलन ग्रेन फॉर्मेशन पढ़ लिया, दूसरा एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन पढ़ लिया, और अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द फ्लावर्स स्टिग्मा। सो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द फ्लावर्स स्टिग्मा। एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर को ही क्या कहा जा रहा है? पॉलिनेशन। Pollinations can be categorized into two different types, namely self pollination and cross pollination। तो pollination दो तरीके का हो सकता है, self pollination और cross pollination। तो self pollination क्या है? Self pollination refers to the transfer of pollen grains from anther to stigmas of the same or different flowers on the same plant। सेम प्लांट में ही अगर pollen grains एक फ्लावर से या सेम फ्लावर के अंदर ही एंथर से स्टिग्मा पे अगर जा रहा है तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। पॉलिनेशन होना है सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि सेम प्लांट में। ठीक है, फ्लावर्स इन सेल्फ पॉलिनेशन आर जेनेटिकली सिमिलर। और जो सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। और सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरीके का हो सकता है, ऑटोगैमी और इटिनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है देखते हैं। The movement of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. It is preferred because of the following adaptation. Self pollination क्या है? ऑटोगैमी क्या है? जिसमें कि pollen grain एंथर से स्टिग्मा में सेम फ्लावर में ही अगर वो मूव हो रहा है, डेट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। ठीक है, ये किस लिए अडेप्ट है? इसके पीछे का जो वजह है डेट इज द फर्स्ट है Chamogeminous apparatus। ठीक है, when the mature anther and stigma of the flower are exposed to pollinating agents, the stigma in the lilac is directly beneath the anther। और लिलियाक प्लांट में ऐसा है कि जो एंथर के जस्ट नीचे में क्या होता है? स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, और आसानी से जो एंथर में जो मौजूद है पोलन ग्रेन्स वो तुरंत जाके स्टिग्मा पे ही लैंड होते हैं। ठीक है, दूसरा है क्लिस्टोगैमी। बिकॉज द फ्लावर रिमेन्स क्लोज, सेल्फ पॉलिनेशन इज द ओनली ऑप्शन। पाइसम, लेथरस एंड द कॉमेलिना बेलांगेलिनेसिस आर अ फ्यू एग्जाम्पल। और इन तीनों प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन का ही ऑप्शन बच जाता है। ओके, नेक्स्ट है जिटोनोगैमी। Geitonogamy is the transfer of pollen grain from one flower's anther to the stigma of another flower of the same or genetically similar plants। और जियोटोनोगैमी क्या है? एक ही प्लांट में अगर पोलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जो ट्रांसफर हो रहा है, तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम जिटोनोगैमी कहते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आर शोन बिलो। तो सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो क्या है? इट प्रिजर्व्स द रेस प्योरिटी को, किसी भी प्लांट के प्योरिटी को ये बना के रखता है या प्रिजर्व करता है। ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर द प्लांट टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स।
और सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट को अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। इट इंश्योर सीड प्रोडक्शन, ठीक है, सीड प्रोडक्शन को ये इंश्योर करता है। सेल्फ पॉलिनेशन एलिमिनेट्स अनडिजायरेबल रिसेसिव ट्रेट्स। सेल्फ पॉलिनेशन में जो अनडिजायरेबल रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स हैव अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस। तो सेल्फ पॉलिनेशन में अगर कुछ एडवांटेजेस है तो उसके साथ यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलता है। क्या है वो? वेरिएबल विच रिड्यूसेस एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। उन सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स में वेरिएशन ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये कमी है होती है सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स के अंदर। वाइटलिटी डिक्लाइंस इवेंचुअली लीडिंग टू डीजनरेशन। वाइटलिटी यानी कि उनके अंदर वेरिएशंस होगा ही नहीं, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वो जनरेशन अलग अलग इन्वायरमेंट में वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे वो डीजनरेट हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से। ठीक है, आगे क्रॉस पॉलिनेशन। It is defined as the transfer of pollen grains from an anther of one plant to stigma of another plant of the same or different species। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब कि दो अलग अलग प्लांट्स में अगर पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो रहा है तो उस तरह के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। It is also referred as to allogamy। इसको एलोगेमी भी कहा जाता है। Pollination occurs in genogamy between two flowers of plants that are genetically and ecologically distinct। ठीक है, जीनोगेमी क्या है? ये एक पॉलिनेशन है जिसमें कि दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच में जो जेनेटिकली और इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, अगर उस तरह के प्लांट्स में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम जीनोगेमी कहते हैं। जीनोगेमी, ठीक है, बिटवीन टू फ्लावर ऑफ प्लांट्स दैट आर जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो उस तरह के पॉलिनेशन क्या कहते हैं? जीनोगेमी। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन डिवाइसेस। तो क्रॉस पॉलिनेशन किन तरीकों से होता है? फ्लावर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मेल एंड फीमेल। इसमें जो फ्लावर्स हैं वो दो तरीके का होता है, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। प्लांट्स कुड बी आइदर मोनोसियस और डायोसियस। ऑफ प्लांट्स कैसे हो सकते हैं? मोनोसियस हो सकते हैं या फिर डायोसियस हो सकता है। ठीक है, मेल फ्लावर मीन्स की यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और या उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होगा, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर उस फ्लावर को कहेंगे जिसमें कि दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद होगा। जबकि मोनोसियस प्लांट कहने का मतलब कि उसमें दोनों तरह के फ्लावर मौजूद होगा, दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होगा फ्लावर में, मेल और फीमेल। जबकि डायोसियस में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ या तो मेल या तो फीमेल फ्लावर उसमें मौजूद होगा। ठीक है, तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर मौजूद है तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना हो ही नहीं सकता। ठीक है, डाइकोगेमी। It occurs when the anther and stigma mature at different times। डाइकोमी में क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा का जो मैच्योरिटी है वो अलग अलग समय में होता है, तो एक समय में अगर मैच्योर होंगे ही नहीं तो इसकी संभावना बहुत ही कम है कि उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होगा। तो इसके भी टाइप्स होते हैं। प्रोटेंड्री एंथर्स मैच्योर एट फास्टर रेट, जिसमें कि एंथर प्रोटेंड्री में क्या होता है कि एंथर जो होते हैं वो फास्टर रेट से मैच्योर होते हैं। फॉर एग्जांपल साल्विया, क्लेरोडेंड्रॉन, सनफ्लावर एंड रोज में इस तरीके का हमें
क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप देखने को मिल सकता है। जबकि प्रोटोगैनी में स्टिग्मा मैच्योर एट यंगर एज, इसमें क्या होता है, स्टिग्मा एंथर से पहले मैच्योर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो प्लांटोगो, मैग्नोलिया एंड मिराबलिस आर फ्यू एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये है प्रोटोगैनी एंड प्रोटएंड्री, जिसमें कि अलग अलग समय में एंथर और स्टिग्मा दोनों मैच्योर होते हैं। इस वजह से क्या हो सकता है, वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन के ही चांसेस बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। Tobacco and some crucifers, for example, have pollen grains that are incapable of growing over the stigma of the same flower. सेल्फ स्टेरिलिटी की वजह से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। इसमें होता ये है कि सेम फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो इनकैपेबल होता है स्टिग्मा में ग्रोथ होने के लिए। ठीक है, Prepotency refers to the pollen grain's ability to grow faster on the stigma of another plant than on the stigma of the same plant. एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल की अगर हम बात करें तो सेल्फ स्टेरिलिटी में अगर सिंपल से अगर हम बात करें तो वो जो पोलन ग्रेन्स है वो इनकैपेबल है स्टिग्मा, सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ग्रो होने के लिए। उनमें अगर वो ग्रो ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना ही नहीं होगी। तो ये एक नेचर ने आइसोलेट कर दिया है, बैरियर क्रिएट कर दिया है सेल्फ पॉलिनेशन का। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही होना है, क्योंकि जब दूसरे प्लांट से जो पोलन ग्रेन्स आएगा वही जनरेट वहाँ पे ग्रो होगा। तो सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन यहाँ पे जनरेट ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बैरियर है। दूसरा है हेट्रोस्टाइली। The styles and stamens are at different heights within the flower. जो स्टाइल और स्टेमन्स हैं वो उनकी हाइट फ्लावर में बहुत ही ऊपर नीचे होगी, जिसकी वजह से पॉलिनेशन तो होगा, सेल पॉलिनेशन तो होने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, Primula and jasmine have two types of flower, dimorphic heterostyle, pin eye, लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टेमन। ठीक है, पिन आई का मतलब क्या होगा, लॉन्ग स्टाइल होगा एंड शॉर्ट स्टेमन होगा। जबकि एंट्रम आई मतलब लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टेमन होगा, शॉर्ट स्टाइल एंड लॉन्ग स्टेमन। ठीक है, तो इस तरीके का हमें वहां पे फ्लावर के अंदर बैरियर्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है उस तरह के फ्लावर्स में या उस तरह के प्लांट्स में। सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना तो हो ही नहीं सकती। ये इसलिए है क्योंकि उस तरह के प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, और क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ फायदे हैं उसको हम आगे देखेंगे। ओके, पांचवा है हेरिकोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेचुरल और फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम या गाइनोशियम के बीच में अगर कुछ नेचुरल या फिजिकल बैरियर मौजूद हो तो भी वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा इट मीन्स कि वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ओके, नेक्स्ट है मीन्स की एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कॉजेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एज अ रिजल्ट वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। तो क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग जीन्स, दो अलग अलग जेनेटिक्स कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वेरिएशन का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, और जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर चेंजिंग इन्वायरमेंट, फॉर एडेप्टेशन इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन इम्प्रूव्स द एबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू अडेप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, जिसकी बात मैंने अभी किया। वेरिएशन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो अलग अलग इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए सक्षम होंगे। द रेसेस डिफेक्टिव कैरेक्टर्स इज एलिमिनेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय अ
बेटर कैरेक्टर। जो भी उस तरह के रेस में अगर कोई कैरेक्टर डिफेक्टिव कैरेक्टर है तो वो आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन से। सो ये दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, देयर इज सम डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसको भी यहाँ पे हम समझते हैं। प्लांट्स मस्ट जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होना होता है कि पोलन ग्रेन्स को अधिक मात्रा में प्लांट्स को बनाना होता है। ठीक है, द वेरी गुड कैरेक्टर्स विल मोस्ट लाइकली बी स्पॉइल्ड। तो जो गुड कैरेक्टर्स होगा उस प्लांट के अंदर, हो सकता है कि वो क्या हो जाए, स्पॉइल भी हो जाए। बिकॉज एन एक्सटर्नल एजेंसी इज इन्वॉल्व द चांसेस फैक्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कई सारा एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता होती है। तो अगर उनकी आवश्यकता यहाँ पे है, सो देयर इज चांस फैक्टर। वहाँ पे चांस होगा कि नहीं होगा पॉलिनेशन, वहाँ भी एक चांसेस देखने को मिल सकता है, चांस फैक्टर वहाँ पे मौजूद होता है। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। Pollination is required for fertilization and as a result seed and fruit production. पॉलिनेशन की ही वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, सीड और फ्रूट बनेगा। इट प्रमोट्स ओवेरियन ग्रोथ। ठीक है, पॉलिनेशन की वजह से क्या होगा, ओवेरियन ग्रोथ को प्रमोशन मिलेगा। इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ हाइब्रिड सीड। इसकी वजह से हाइब्रिड सीड बना सकते हैं, बनता है। The seeds and fruits are also nutritious। और पॉलिनेशन की वजह से ही क्या होगा, जो फ्रूट और सीड होगा वो न्यूट्रिशियस होता है, बना सकते हैं। ओके, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ओके, देखते हैं। The pollen grains nucleus divide to produce vegetative and generative cells and a small protrusion known as germ tube emerges from the pollen। तो हम अभी पढ़ रहे हैं आफ्टर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद जो होने वाला जो मेन इवेंट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स लैंड हो जाता है स्टिग्मा में, तब जाके जो न्यूक्लियस है, पोलन ग्रेन्स का जो न्यूक्लियस है वह डिवाइड होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस सेल में और दूसरा जनरेटिव सेल में डिवाइड होता है। और साथ में ही एक स्मॉल प्रोट्रूशन पोलन ग्रेन से निकलता है जिसको कि जर्म ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ओके, तो पॉलिनेशन के बाद सबसे पहले इवेंट यही होता है कि जो सेल है, जो न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन का, वो क्या होता है, वेजिटेटिव सेल में और जनरेटिव सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, जर्म ट्यूब के साथ। ओके, द जर्म ट्यूब सीक्रेट्स एंजाइम दैट डाइजेस्ट द स्टिग्मा टिश्यूज। और जो जर्म ट्यूब है जो जनरेट हुआ है उससे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि स्टिग्मा टिश्यूज को क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। द जर्म ट्यूब देन डेवलप्स इनटू अ पोलन ट्यूब। और जो जर्म ट्यूब है वो पोलन ट्यूब में डेवलप होता है। ओके, द जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 मेल न्यूक्लियाई। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है यानी कि जनरेटिव सेल्स में वो डिवाइड होगा और 2 न्यूक्लियस को बनाएगा। दे आर सराउंडेड बाय अ साइटोप्लाज्मिक मास एंड अपीयर्स एज डिस्टिंक्ट मेल गैमेट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही ट्यूब बनने के बाद जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो 2 मेल न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। ठीक है, और वो 2 अलग अलग मेल गैमेट्स होंगे। ठीक है, उनको हम आसानी से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि वो 2 अलग अलग सेल है, न्यूक्लियस है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। द पोलन ट्यूब डेवलप्स इनटू द स्टाइल टिश्यू आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टिग्मा। और जो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल टिश्यू में डेवलप होगा आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टिग्मा। ओके, these are the some events which are taking place after the pollination. Okay, the region of entry of the pollen tube into the ovule determine the types of entry। और जो रीजन है पोलन ट्यूब का कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के किस हिस्से से एंट्री करेगा, उस हिसाब से कई तरह के एंट्री हो सकता है। ठीक है, कई तरह के एंट्री हो सकता है, जैसे कि पोरोगेमी हो सकता है, चार्जोगेमी हो सकता है, या फिर मीसोगेमी हो सकता है। अब देखते हैं इनके डिटेल के बारे में। द एंट्री ऑफ अ पोलन ट्यूब इनटू एन ओव्यूल वाया अ माइक्रोपाइल एज इन बोटिला। अगर पोलन ट्यूब का एंट्री ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू हो रहा है तो उस तरह के एंट्री को हम बोलते हैं पोरोगेमी। ओके, वहीं पे अगर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एन ओव्यूल वाया अ चाल्जा सच एस इन कैसोरीना। कैशो और रीना में अगर जो एग्जाम्पल है इस तरह के प्लांट्स में देखने को मिलता है, इनमें क्या होता है, जो पोलन ट्यूब का जो एंट्री है वो ओव्यूल में चाल्जा के थ्रू होता है, तो उस तरह के एंट्री को हम बोलते हैं चाल्जोगेमी। ओके, वहीं पे अगर हम बात करें मीसोगेमी की, तो पोलन ट्यूब एंट्री इनटू एन ओव्यूल वाया द फ्यूनिकल और इंटीग्यूमेंट्स एज इन कुकुरबिटा। अगर पोलन ट्यूब का एंट्री है ना ओव्यूल में फ्यूनिकल या इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू हो रहा है, तो उस तरह के एंट्री को हम बोलते हैं मीसोगेमी। ठीक है, तो 3 तरह का एंट्री हो सकता है ओव्यूल में पोलन ट्यूब का, पोरोगेमी, चाल्जोगेमी एंड मीसोगेमी। ओके, द पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स द ओव्यूल वाया द माइक्रोपाइल। ठीक है, अधिकतर केस में क्या होता है या नॉर्मल केस में क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होता है वो ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू ही इंटर करता है। इट देन इंटर्स द सिनर्जिड वाया द फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, जो पोलन ट्यूब्स होते हैं नॉर्मली यूजुअली की अगर हम बात करें तो वो माइक्रोपाइल के थ्रू ही ओव्यूल्स में इंटर करता है। ठीक है, इट देन इंटर्स द सिनर्जिड वाया द फिलीफॉर्म apparatus। और उसके बाद जो पोलन ट्यूब है वो सिनर्जिड्स में इंटर करते हैं थ्रू फिलीफॉर्म apparatus। ओके, फिलीफॉर्म apparatus डायरेक्ट पोलन ट्यूब्स एंट्री। और फिलीफॉर्म apparatus का जो मेन काम है वो है उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, पोलन ट्यूब के एंट्री को वो डायरेक्ट करते हैं फिलीफॉर्म apparatus जो कि मौजूद होते हैं सिनर्जिड्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन और पिस्टिल का जो इंट्रैक्शन है थोड़ा सा यहाँ पे हम उसको समझते हैं। ओनली कॉम्पेटेबल पोलन फ्रॉम द सेम स्पीसीज कैन जर्मिनेट। ठीक है, और स्टिग्मा में हम बात करें, स्टिग्मा में तो वही पोलन उसमें जर्मिनेट होगा जो कि सेम स्पीसीज का होगा। यानी अगर हम उसको कहें तो कॉम्पेटिबल पोलन ही क्या हो सकता है, सिर्फ स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो सकता है। ओके, कोई दूसरे स्पीसीज का जो पोलन है उस पर जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, जर्मिनेशन इज लिंक्ड टू द एक्शन ऑफ प्रोटीन्स फाउंड ऑन पोलन ग्रेन्स एंड इन स्टिग्मा दैट डिटरमाइन कॉम्पेटेबिलिटी। और ये कॉम्पेटेबिलिटी किस तरह से डिटरमाइन होता है, जो पोलन ग्रेन्स में और स्टिग्मा में जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उनके मेन एक्शन से। जर्मिनेशन किसकी वजह से डिटरमाइन हो रहा है, जर्मिनेशन डिटरमाइन हो रहा है पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा में जो प्रोटीन्स के एक्शन है उनके वजह से वो जर्मिनेशन होगा। कॉम्पेटिबिलिटी डिसाइड होगा कि ये कॉम्पेटेबल है कि नहीं है।
अगर अलग अलग प्रोटीन होंगे तो अलग अलग प्रोटीन की वजह से उनमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा होंगे तो वहाँ पे प्रोटीन्स के बीच में क्या हो सकता है, वहाँ पे उनके बीच में एक्शन रिएक्शन होगा, उनके बीच में लिंक, उनके बीच में कुछ ना कुछ एक्शन होगा। तो वही एक्शन असल में क्या हो रहा है, कॉम्पेटिबिलिटी डिसाइड कर रहा है। ओके, बाय मैनिपुलेटिंग पॉलिनेशन प्लांट ब्रीडर्स कैन क्रिएट हाइब्रिड्स बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। और यहीं पे अगर वो मैनिपुलेट करते हैं ब्रीडर्स, अगर ब्रीडर्स है ना, प्लांट ब्रीडर्स अगर इसी को मैनिपुलेट करते हैं तो वहाँ पे वो क्या बना सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। जो अलग अलग प्लांट स्पीसीज को वो हाइब्रिड बना सकते हैं बाय मैनिपुलेटिंग दिस पॉलिनेशन, दैट इज पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीमेल पेरेंट्स विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यूज फोर्सेप्स टू रिमूव एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइसेंस। ठीक है, जो फीमेल पेरेंट्स हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, जो फीमेल पेरेंट्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब उनमें मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद होते हैं। यूज फोर्सेप्स टू रिमूव एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइसेंस। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर को रिमूव कर देना होता है पहले ही, जब वो मैच्योरिटी के पहले ही उसे रिमूव कर देना होता है। ओके, The stigma of the emasculated flower must be protected from contamination by unwanted pollen grains. This step, which is known as emasculation. तो emasculation एक टर्म है, इम्पॉर्टेंट टर्म है और एक प्रोसेस को बता रहा है। उस प्रोसेस को क्या, उस प्रोसेस में क्या होता है, जो स्टिग्मा है उसको क्या किया जाता है, इमेस्कुलेट किया जाता है ताकि वो कंटामिनेशन से उसको बचाया जा सके फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। ठीक है, emasculation is a process to emasculate the stigma for the protection by from contamination by unwanted pollen। ठीक है, तो जिस समय हम फोर्सेप्स से एंथर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, उसी समय हम स्टिग्मा को क्या कर रहे हैं, इमेस्कुलेट कर रहे हैं, और उसी प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, इमेस्कुलेशन कहा जा रहा है। ओके, As a result, they are covered with a suitable sized bag to prevent the deposition of unwanted pollen. The bag is generally made up of butter paper. This process is called bagging, a new term and new process. Bagging. Bagging means कि उसी समय हम क्या करते हैं, उसको स्टिग्मा को बटर पेपर से, सुटेबल साइज के बैग को, या हम बात करें बटर पेपर से, उसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं ताकि जो अनवांटेड पोलन है, जो अनवांटेड पोलन है, हम उसके डिपोजिशन को इससे प्रिवेंट कर सके, डिपोजिशन ना होने दें। इसके लिए हम बटर पेपर से उसको क्या करते हैं, जनरली कवर करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। ठीक है, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग क्या हो रहा है, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, वी आर मैनिपुलेटिंग द pollen pistil interaction for making hybrid। ओके, तो इस तरह का प्रोसेस होता है हाइब्रिड बनाने के लिए, इमेस्कुलेशन, बैगिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज द सेकेंड इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड मेन इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नाउ वी आर स्टडीइंग द fertilization events। okay, fertilization is defined as the process by which male and female gametes fuse to form the zygote। तो fertilization क्या है, fertilization is the process जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं आपस में, जाइगोट बनाते हैं, बनाने के लिए, है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। ओके, The zygote will eventually mature into embryo, और जो जाइगोट बना है वही क्या होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 male gametes are released into embryo sac by pollen tube। तो हमने देखा कि जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स
जेनेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बने हैं पोलन ट्यूब के अंदर और रिलीज इनटू वो क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक में रिलीज होते हैं। ठीक है, दो मेल गैमेट हैं, 2 गैमेट न्यूक्लियाई है। ठीक है ना, अभी तक क्लियर होना चाहिए। तो वो पोलन ट्यूब के थ्रू एम्ब्रियो सैक में आए हैं अभी। ठीक है, द डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग। और उन दोनों न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई क्या होता है, फीमेल एग से फ्यूज होता है और उस एक न्यूक्लियाई के फ्यूजन से फीमेल गैमेट के साथ तो बनता है जाइगोट। ठीक है, दिस इज नोन एज सिग्मे और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है सिग्मे और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसमें कि क्या, एक मेल गैमेट एक फीमेल एग से फ्यूज होता है। ओके, the second male gamete join the two polar nuclei. This leads to the formation of a triploid primary endosperm nucleus. This is known as triple fusion. ठीक है, as it is also referred to as vegetative fertilization. और जो दूसरा मेल गैमेट था, पहला मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज हुआ और जो दूसरा मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज होता है, जिससे कि बनता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसको ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट वहाँ पे जाके फ्यूज हो रहा है, तो इसलिए हम वहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। और इसको ही वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जबकि जो मेल गैमेट और एग के बीच में जो फ्यूज़न हो रहा है उसको हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं और यहाँ पे हम इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। तो 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक साथ, एक तो एक के साथ एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज़ हो रहा है और दूसरा जो मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो रहा है। तो एक को सिग्मे कह रहे हैं वहाँ पे और यहाँ पे हम उस दूसरे को कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, एक में जाइगोट बन रहा है और दूसरे में बन रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो 2 sexual fusion occurs on embryo sac, one in sigma and other in triple fusion. This is known as double fertilization. ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक में एक साथ 2 फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, 2 सेक्सुअल फ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर। एक तो मैंने कहा कि सिग्मे है और दूसरा क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है। इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जा रहा है क्योंकि जो 2 मेल गैमेट से वो 2 अलग अलग न्यूक्लियाई के साथ क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। एक तो एक के साथ फ्यूज हो रहा है दैट इज सिग्मे और एक जो मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है, उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सो यहाँ पे 2 तरह का फर्टिलाइजेशन हो रहा है एम्ब्रियो सैक में एक साथ, इसलिए इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। डबल फर्टिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, टॉपिक भी है। तो आप यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक जो मेल गैमेट है वो एक के साथ फ्यूज हुआ और जो एक मेल गैमेट था वो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ तो बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरा जो पहला मेल गैमेट था उससे वो जब एक के साथ फ्यूज हुआ तो बना जाइगोट। दोनों जो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं वो एक साथ थोड़े समय के आगे पीछे हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन हो गया और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन की स्ट्रक्चर और उसके इवेंट्स के बारे में। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हम उनको यहाँ पे समझ रहे हैं। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन
events of endosperm and embryo development, maturation of ovules into seeds and ovary into fruits are collectively termed post fertilization events. तो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स है जैसे कि एंडोस्पर्म का बनना, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, हाँ, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स में ओवरी का फ्रूट का बनना, इन सभी को कलेक्टिवली जब हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये सारे इवेंट्स को जब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ही पढ़ते हैं तो इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पहला है एंडोस्पर्म का बनना, ठीक है। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव fertilization. The endosperm is intended to nourish the embryo. It is typical triploid, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या है, वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि बनता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन की वजह से, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन की वजह से, ठीक है। द एंडोस्पर्म इज इंटेंड टू नरिश द एम्ब्रॉय, और ये एम्ब्रॉय को नरिशमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो इट इज़ टाइपिकली ट्रिप्लॉइड। क्या होता है, वो ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि एक मेल गेमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से ये बना है, ठीक है। जिसको कि ये देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। ये बना कैसे, वो जो सेल है वो बना कैसे, ट्रिपल फ्यूजन की वजह से। तो ये जो मेन है वो एम्ब्रॉय सेक को क्या कर रहा है, वो एम्ब्रॉय को, जाइगोट को मेनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ जीन फ्रॉम द मेल गैमेट्स में बी सीन इन द एंडोस्पर्म। द कंडीशन इज नोन एज जेनेसिया। The effect of genes from the male gametes may be seen in endosperm। जो मेल गैमेट का जो जीन है उसका इफेक्ट हम इसमें देख सकते हैं, जिसको हम जेनिया कहते हैं। This happened because the endosperm in mature ovule is fully developed। और ये तभी हमें देखने को मिलता है जब एंडोस्पर्म जो है वो मैच्योर ओव्यूल में पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, ओके। आगे देखते हैं। द एंडोस्पर्म इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ इट डेवलप्स। तो एंडोस्पर्म भी 3 तरीके का होता है, जैसे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो 3 तरीके का एंडोस्पर्म हो सकता है उसके डेवलपमेंट के आधार पे, ठीक है। बेस्ड ऑन द हाउ इट डेवलप्स द एंडोस्पर्म में भी 3 टाइप, दैट इज फर्स्ट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेकेंड सेलुलर एंडोस्पर्म एंड थर्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म्स क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम जानते हैं कि मेनली पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो देखते हैं। एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट्स एड इन अर्ली सीडलिंग ग्रोथ इन प्लांट्स विद एल्बुमिनस सीड। तो क्या प्रोवाइड करता है, सिंपल सा वो न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंडोस्पर्म्स नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो, नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, क्या करता है वो नरिश करता है। Coconut liquid endosperm includes cytokinins, auxins, gibberellic acids and stimulates cytokinesis when given to basic nutritional media। तो कोकोनट लिक्विड, ठीक है, उसमें क्या मौजूद होता है, साइटोकाइंस मौजूद होता है, ऑक्सिन्स मौजूद होता है, जिबरेलिक एसिड मौजूद होता है। तो उसमें कई तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एम्ब्रॉय के लिए, ठीक है। Coconut milk can also be used to induce embryo and plantlets differentiation from various plant tissue। और कोकोनट मिल्क का यूज़ किया जाता है एम्ब्रियो और प्लांटलेट के डिफ्रेंशिएशन के लिए, ठीक है। जियाटिन इज हाईली इफेक्टिव साइटोकाइनिन्स, इट इज डिराइव फ्रॉम मैज यंग एंडोस्पर्म। जो जियाटिन नाम का जो साइटोकाइनिन्स है, जो जियाटिन असल में क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन है, इसको
यंग मैच के एंडोस्पर्म से डिराइव किया जाता है, ठीक है, जो कि इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साइटोकाइनिन है। ओके, तो ये कुछ एंडोस्पर्म के फंक्शंस हैं जो कि एम्ब्रियो प्लांट के एम्ब्रियो सेक में वो कर रहे होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सेक को नरिश कर रहे होते हैं, सीडलिंग को हेल्प कर रहे होते हैं। वो साइटोकाइनेसिस को भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। प्लांट एम्ब्रियो और प्लांटलेट्स के डिफरेंशिएशंस में भी हेल्प करते हैं, है ना। तो ये कई सारे एंडोस्पर्म्स के फंक्शंस हैं। ओके, आगे देखते हैं। एम्ब्रायोजेनी, डेट इज एम्ब्रायो फॉर्मेशन, ठीक है। इट इज फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम अ जायगोट और एन ओस्पोर्स। जायगोट को ही क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, ओस्पोर कह रहे हैं। सो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम अ जायगोट। तो जायगोट से एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है डेट इज कॉल्ड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। अर्ली डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन एन एक्सियली सिमेट्रिक प्री एम्ब्रियो। शुरू में क्या होता है, एक्सियली सिमेट्रिक प्रो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। द एम्ब्रियो गोज थ्रू द ग्लोब्यूलर स्टेज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंशन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर्स ऑन द इनर साइड, एज अ रिजल्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज एंडोस्कोपिक। अगर मैं सिंपली इस बात को कहूँ तो सबसे पहले जो एम्ब्रियो है वो ग्लोब्यूलर स्टेज में डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद, है ना, ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद वो हार्ट शेप स्टेज में डेवलप होगा और उसके बाद फिर वो एक मैच्योर एम्ब्रियो का रूप लेगा, ठीक है। सो जो यहाँ पे डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो इनर साइड में हो रहा है। क्या हो रहा है, वो इनर साइड में हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एंडोस्कोपिक कह रहे हैं, ठीक है। इट इज ग्लोब्यूलर एट फर्स्ट, लेटर इट टेक्स ऑन हार्ट शेप। पहले वो कैसा रहता है, ग्लोब्यूलर शेप में रहता है, फिर हार्ट शेप बिफोर रिज्यूमिंग इट्स ओरिजिनल शेप। तो ओरिजिनल शेप के मैच्योर एम्ब्रियो का ओरिजिनल शेप अटेंड करने से पहले वो मेन दो तरह के शेप को अटेंड करता है। पहला है ग्लोब्यूलर और दूसरा है हार्ट शेप, ठीक है। इसके बाद ही वो एम्ब्रियो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल शेप में डेवलप होगा। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। तो एम्ब्रियो डेवलप हो गया, एंडोस्पर्म डेवलप हुआ, फिर यहाँ हमने देखा एम्ब्रियो डेवलप हुआ। अब डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट के बारे में समझ रहे हैं। फ्रूट रेफर्स टू अ रिपेंड और फर्टिलाइज्ड ओवरी। जो और हम फ्रूट किसको कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवरी को ही हम फ्रूट कहते हैं, ठीक है। द पेरिकार्प इज अ फ्लैशी और ड्राई फ्रूट्स वॉल फॉर्म बाय द ओवरी वॉल। ओवरी वॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प इज अ फ्लैशी और ड्राई फ्रूट वॉल, ठीक है। एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प आर द 3 लेयर्स ऑफ फ्लैशी फ्रूट और पेरिकार्प। तो पेरिकार्प के 3 लेयर्स मौजूद हैं। पहला क्या है, एपिकार्प है, दूसरा मेसोकार्प कहते हैं और तीसरा है एंडोकार्प। तो एपिकार्प सबसे बाहर का लेयर है, मेसोकार्प बीच का कवर है और एंडोकार्प सबसे अंदर का इनर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्प इज कॉल्ड एंडोकार्प। इट इज द फ्रूट कवरिंग दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी वॉल। ओवरी वॉल से ये जो पेरिकार्प है वो क्या होता है, डेवलप होता है। ओके, इट इज अ ड्राई और फ्लैशी फ्रूट पार्ट दैट सर्व एज अ प्रोटेक्टिव covering and provides nutrition to the seeds. जो पेरिकार्प है उसमें 3 लेयर हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। और ये तीनों जो लेयर हैं, ठीक है, वो पेरिकार्प के लेयर हैं और वो डेवलप हुए हैं ओवरी वॉल से। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। रिपेंड ओव्यूल्स आर रेफर्ड टू एज सीड्स। और जो ओव्यूल्स हैं
मैच्योर ओव्यूल्स को ही क्या कहा जाते हैं, सीड्स कहते हैं। ठीक है, मैच्योर ओव्यूल्स को ही सीड कहते हैं और मैच्योर ओवरी को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। ठीक है, मैच्योर ओवरी को फ्रूट कहते हैं और मैच्योर ओव्यूल्स को सीड कहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स। सीड्स के क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज़ को समझते हैं। ओव्यूलेशनरी सक्सेस, सीड्स इज एन ओव्यूलेशनरी सक्सेस, इट सेल्स द एम्ब्रॉय फ्रॉम हार्म। तो एम्ब्रॉय को ये असल में क्या कर रहा होता है, ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसलिए सीड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एम्ब्रॉय जो सीड है वो क्या कर रहा है, एम्ब्रॉय को एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सीड कंटेन्स अ सफिशिएंट फूड रिजर्व टू फीड द जर्मिनेटिंग एम्ब्रॉय, और सीड के अंदर काफ़ी फूड रिजर्व मौजूद होता है जो कि जर्मिनेटिंग एम्ब्रॉय क्या करता है, फीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, because of dispersal, seeds can colonize and populate new areas as well as spread and propagate their species। और सीड के अंदर ही एम्ब्रॉय मौजूद है, तो सीड के डिस्पर्सल से वो नए जगह पे पहुंचते हैं वो एम्ब्रियो और अपने आप को वहाँ पे प्रोपागेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सो जो सीड है वो रिजल्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जो सीड है वो एज अ रिजल्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता तो सीड बनेगा ही नहीं। तो दे आर अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस, दे आर वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, विच एड्स इन एडेप्टेशन टू अ वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट्स। और ये जो सीड है जो कि जिसमें वेरिएशंस हैं और वो वेरिएशंस आया है ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी वजह से वो कई तरह के इन्वायरमेंट्स में अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं। ओके, ह्यूमन सीड जर्मिनेशन एंड सोविंग गिव राइज टू एग्रीकल्चर। ठीक है, ह्यूमन सीड्स जर्मिनेशन एंड सोविंग गिव राइज टू एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो मेनली किसकी वजह से हो रहा है, सीड की वजह से हो रहा है। विच एडेड इन द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो कि एक इम्पॉर्टेंट है सिविलाइजेशन में, सीड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिविलाइजेशन में, साइंस के फील्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको एडवांस करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सीड वायबिलिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द सीड रिटेन्स देयर एबिलिटी टू जर्मिनेट। ठीक है, ये क्या है, असल में एक वह समय है जिसमें कि क्या होता है, सीड अपने आप को एबल करता है जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस सीड वायबिलिटी। और जो सीड के अंदर जो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो भी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो मेनली सीड वायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर आर टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट वायबिलिटी। और जो ह्यूमिडिटी है और जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इसके वायबिलिटी का। वायबिलिटी मीन्स कि इसके जर्मिनेशन का। ओके, तो सीड वायबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका मतलब होता है कि द टाइम दैट द सीड रिटेन्स देयर एबिलिटी टू जर्मिनेट। ठीक है, वो कितना समय लेता है अपने आप को जर्मिनेट करने के लिए, उस समय को क्या कहा जाता है, दैट इज रिटेन्स द एबिलिटी टू जर्मिनेट, इट इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। ठीक है, जो कि मेनली इन्फ्लुएंस जो कि जिसके मेन फैक्टर्स है जिससे कि जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि सीड वायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ओके,
Now the next important term is apomixis. एपो मीन्स कि विदाउट, मिक्सिस मतलब मैरिज। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड बन रहा है डेट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। It is the formation of new individuals through a sexual method that mimics sexual reproduction, including seed formation, but do not involve gamete or sex cell fusion. सिंपल सी बात है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि न्यू इंडिविजुअल तो बन रहा है बट विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट फॉर्मिंग सीड, बट सीड फॉर्मेशन के द्वारा, बट उसमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बट डू नॉट इन्वॉल्व गैमेट और सेक्स सेल फ्यूजन। इस तरीके का अगर सीड बन रहा है प्लांट में विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट सीड बन रहा है, सो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है इट मीन्स कि गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे हैं पर फिर भी वहाँ पे सीड बन रहा है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कह रहे हैं, एपोमिक्सिस कह रहे हैं। ठीक है। Amphimixis is a normal type of sexual reproduction with two regular features, namely meiosis and fertilization. So एपिमिक्सिस क्या है, एक नॉर्मल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, नेमली मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। एपोमाइटिक आर ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस। रिप्रोड्यूस थ्रू एपोमाइटिक किसको कहा जाता है, जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स दैट प्रोड्यूस देम, दे आर कॉल्ड क्लोन्स एंड मेंबर्स ऑफ क्लोन्स आर नोन एज रैमेट्स। सो एपोमिक्सिस जो है वो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं और वो इंडिविजुअल्स जो जर्मिनेट हुए हैं, जो प्रोड्यूस हुए हैं, वो पेरेंट्स से एकदम क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए उन्हें क्लोन कहा जाता है। और मेंबर ऑफ क्लोन्स आर नोन एज रैमेट्स। ठीक है, जो क्लोन के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उनको रैमेट्स कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म है डेट इज पॉली एम्ब्रॉयनी। पॉली एम्ब्रॉयनी क्या है, एक नया टर्म है और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझते हैं। पॉली एम्ब्रॉयनी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हैविंग मोर देन वन एम्ब्रो। पॉली एम्ब्रॉयनी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, एक से अधिक एम्ब्रो डेवलप होता है। ठीक है, पॉली एम्ब्रॉयनी कॉज बाय द फर्टिलाइजेशन of more than one egg cell is referred to as simple polyembryony। अगर एक से अधिक एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है then it is called polyembryony। okay, additional embryos can be formed from various part of ovules such as synergids, antipodals, nucellus, integuments and so on। तो कई तरह के एम्ब्रो और डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि ओव्यूल से हो सकते हैं, है ना, सिनर्जिड से हो सकते हैं, ओव्यूल के अलावा जैसे कि सिनर्जिड से हो सकते हैं, एंटीपोडाल से हो सकते हैं, न्यूसेलस से हो सकते हैं या इंटीग्यूमेंट से हो सकते हैं। अगर इन से भी एम्ब्रॉय डेवलप हो सकता है। ओके, साइट्रस, ग्राउंडनट्स, ओनियन, ऑप्टूनिया, मैंगीफेरा आर सम एग्जाम्पल्स। तो पॉली एम्ब्रॉयनी के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि साइट्रस, ग्राउंडनट्स, ओनियंस। ठीक है, इन सब में क्या हो देखने को मिलता है, हमें पॉली एम्ब्रॉयनी देखने को मिल सकता है। पॉली एम्ब्रॉयनी अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन जिम्नोस्पर्म देन इन एंजियोस्पर्म। और पॉली एम्ब्रॉयनी हमें सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म के तुलनात्मक, तो एंजियोस्पर्म में पॉली एम्ब्रॉयनी कम देखने को मिलता है और अधिक देखने को हमें जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में मिलता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। इसमें सभी टर्मोलॉजी को आपने समझने की कोशिश किया होगा। मैंने अपने साइड से कोशिश की कि आपको टर्म समझाऊं, टर्म के कुछ उससे रिलेटेड कुछ बातें बताऊं, है ना। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मैं आगे भी इस तरह का इम्पोर्टेंट सेशन लाता रहूँगा जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तो तब तक अपना ध्यान रखिए, है ना, अपना ख्याल रखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।